नमस्कार मित्रों। आज हम आरंभ कर रहे हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के प्रथम पाठ का द्वितीय भाग। कल अपने पाषाण काल के बारे में पढ़ा और राजस्थान के विभिन्न नामों के बारे में पढ़ा, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न नामों के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में धातु काल। राजस्थान में धातु काल यानी राजस्थान में कौन कौन से स्थानों से ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे ये प्रमाणित होता है कि ये स्थल कभी तांबे के भरपूर उपयोग करते थे, कभी लोहे का भरपूर उपयोग करते थे। तो पढ़ेंगे राजस्थान में धातु काल। इससे पूर्व अपन लूनी नदी के बारे में जान लेते हैं जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और राजस्थान के अजमेर के बाद नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा। अब लूनी के बाद अपन देखते हैं राजस्थान में धातु काल। तो ताम्र पाषाण यानी वो काल जिसमें तांबे का भी उपयोग था और पत्थरों का भी उपयोग था, वो काल ताम्र पाषाण कहलाएगा। यानी पाषाण काल का अंतिम काल और ताम्र काल का आरंभिक काल ताम्र पाषाण। ताम्र यानी वो काल जिसमें मानव तांबे का उपयोग करता था और ताम्र कांस्य यानी वो काल जब मानव तांबे और कांस्य का मिश्रित रूप से उपयोग करने लगा। तो कांस्य का निर्माण आपको पता ही है, तांबा प्लस टिन से होता है कांस्य का निर्माण। तो काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण यानी धातु काल के इस युग में राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण एवं ताम्र और पत्थर और ताम्र काल एवं तांबे के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ से इन धातु काल के आरंभिक और सर्वोत्तक और उन्नत प्रमाण मिले हैं। यानी आपको सभी को ज्ञात होगा मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग किया था, तो तांबे का। तांबे के बाद कांसे का उपयोग करता है मानव, फिर लोहे का उपयोग करता है। जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालते हैं। यानी ये जो अपने को अवशेष मिलते हैं वो क्या करते हैं, उस समय के मानव की सांस्कृतिक विशेषताओं, सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालते हैं। उससे अपने को ज्ञात होता है कि उस समय का मानव कितना विकसित था। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान के ताम्रकालीन स्थलों के बारे में यहाँ बताया गया है। इसमें पहला है गणेश्वर जो कि सीकर जिले में है, कांतली नदी के किनारे। कालीबंगा हनुमानगढ़ नदी है, घग्गर, गिलूंड, राजसमंद, ये सभी स्थल बेहद ही महत्वपूर्ण है जो कि राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। आहड़ और झाड़ोल उदयपुर से, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ से, कुराड़ा नागौर से, साबणिया व पोंगल बीकानेर से, नंदलाल पुराव किराडोथ व सिंथवाड़ी जयपुर से, एलाना जालोर से बेहद ही इम्पोर्टेंट, एक बार एग्जाम में सीधा सीधा भी पूछा गया था। बूढ़ा पुष्कर अजमेर से, कोल माहौली स्वाईमुद्दीपुर से, मल्लाह भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो आपको इन सभी स्थलों के नाम याद रखने हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष, ताम्रकालीन और पाषाणकालीन संस्कृति के विशेष रूप से ताम्रकालीन और कांस्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। यानी इन नामों को आप याद रख लोगे तो मोटे मोटे तौर पर आपकी ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित कोई भी सवाल गलत होने की संभावना समाप्त हो जाती है। अब धातु काल के अगले अपन दौर में चलते हैं जब मानव ने लोहे का उपयोग आरंभ किया। उस काल को कहते हैं लोह काल। तो ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोह का ज्ञान और उनका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरिक घटना थी। तांबे का सर्वप्रथम उपयोग करता है मानव धातु के रूप में, फिर कांस्य का करता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है लोहा। लोह
लोहे का उपयोग मानव इतिहास को बदल के रख देता है। तो क्या कारण थे कि लोहे के उपयोग से मानव ज़्यादा विकास करता, उतना विकास कहाँ से और तांबे के उपयोग से नहीं कर पाया। यानी इसने कृषि उपकरणों, तो मुख्य रूप से लोहे का उपयोग कहाँ किया गया, कृषि उपकरणों में, तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। यानी तांबे के और कांसे के उपकरण इतने मजबूत नहीं थे जितने कि लोहे के होते थे। जब लोहे की खोज हुई, मानव को लोहे का ज्ञात हुआ, तो कृषि के साथ साथ मानव ने हथियारों बनाने और युद्ध में भी इसका इस्तेमाल खूब किया और बड़े बड़े साम्राज्य भी स्थापित किए गए, जिसे जनपद कहेंगे। अपन आगे पढ़ेंगे जनपदों के बारे में। राजस्थान में नौ भरतपुर से, याद रखें, लोहकालीन अवशेष कहाँ कहाँ से मिले, नौ भरतपुर से। जोधपुरा, ये जोधपुर नहीं है, ये जोधपुरा है और जयपुर जिले की सभ्यता है। चुनारी, झुंझुनू से। रेड टॉक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। इन स्थानों से मानव ने जब लोहे का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया, उसके अवशेष यहाँ से मिले हैं। नौ से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत है। नौ भरतपुर में से लोह संस्कृति के विकसित होने के सर्वप्रथम प्रयोग होने के पुख्ता प्रमाण भी मिले। जोधपुरा तथा चुनारी से लोहे गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले। ये वेद इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से स्थलों से लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है, तो जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू से। और यहाँ से लोहे के अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखानों के भी अवशेष मिले हैं। रेड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की संख्या दी गई है। तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं, रेड टॉक को कारण यहाँ पर प्राचीन समय में लोहे का उपयोग प्रचुरता से होता था और इसके बहुत बड़े पैमाने पर अवशेष मिले हैं, इसलिए ट्रेंड को नाम दिया गया है प्राचीन भारत का टाटा नगर। और लोहे गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली है, एक तो जोधपुरा, जयपुर से, और सोनारी, झुंझुनू से। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग के चित्रित मृद भांड संस्कृति का उदय हुआ। तो देखा आपने पाषाण काल, फिर धातु काल। धातु काल में भी तांबा, कांचा, लोहा, और लोह काल के बाद क्या आता है, एक संस्कृति आती है सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति। यानी सलेटी रंग से चित्रित मृद भांड है मिट्टी के बर्तन संस्कृति, जिसे PGW शॉर्ट में संस्कृति भी कह सकते हो। तो इनके अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले, ये भी देखते हैं अपन। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर, जयपुर का बैराट, जो मत्स्य जनपद की राजधानी था, वह जोधपुरा, जयपुर। यानी सलेटी रंग की संस्कृति, चित्रित संस्कृति के मृदभांड कहाँ से मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, एक तो विराटनगर से, जोधपुरा, जयपुर से, सोनारी, झुंझुनू से, नोहा, भरतपुर से, आदि स्थलों से मिलते हैं। ये कौन सी, PGW संस्कृति के अवशेष, ये भी याद रखें। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी सलेटी रंग से चित्रित मृद भांड संस्कृति का आरंभ कब होता है, 600 ईस्वी पूर्व से। तो इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास को भी ऐतिहासिक युग का आरंभ हो जाता है, और इसी के साथ ही इन संस्कृतियों का होता है धीरे धीरे पतन, और ऐतिहासिक युग आरंभ होता है, जिसके बारे में अपने पास क्या है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त है। अब आ रहा है इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। यहाँ अपन जितनी भी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे बेहद ही इम्पोर्टेंट है, और अमूमन किसी भी परीक्षा में ऐसा सवाल नहीं आया है जो इस किताब में बताया गया है सब सभ्यता के बारे में और उससे हाई लेवल का आ गया हो। यानी इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है किसी भी एग्जाम में, चाहे कांस्टेबल, रीट, पटवार, BDO, RS, सभी एग्जामों में इससे बाहर कोई भी सवाल जाने वाला नहीं है। और आज अपन शुरुआत कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। यानी अपन बार बार इस सभ्यताओं को पढ़ चुके हैं, आज विशेष तौर पे इनका अपन रिवीजन करेंगे, और इसके बाद अपने को इन सभ्यताओं को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए आरंभ करते हैं कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता
कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। तो आइए पढ़ते हैं। जो आपको तथ्य याद नहीं है उसे आप नोट कर ले, यही मेरा राय है आपको। और जो याद है उसको एक बार दोहरा ले ताकि आप भविष्य में कभी भूले नहीं। प्राचीन दशदती और सरस्वती नदी घाटी, यानी कालीबंगा सभ्यता कहाँ मिलती है? प्राचीन दशदती और सरस्वती नदी घाटी, और वर्तमान की है घग्गर का क्षेत्र में। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। यानी ये कालीबंगा क्या थी? कालीबंगा हड़प्पा से भी प्राचीन। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई काली सूढ़ियों के कारण पड़ा। यानी इस स्थल का नाम क्यों रखा गया? तो एग्जाम में पूछा भी गया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है तो काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि पंजाब के आस पास का क्षेत्र है हनुमानगढ़, तो वहाँ पंजाबी भाषा का थोड़ा प्रभाव रहता है। क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम ये याद रखो आप 1952 में किसने? अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने। उसके बाद 1961-62 में बीबी लाल एवं बीके थापर। ये तीनों नाम आप रटी रहे कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए। पहले अमलानंद घोष 1952, फिर 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर। बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आगे अपन देखते हैं कालीबंगा के बारे में। तो 1961-62 में बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा उत्खनन का कार्य यहाँ किया गया था। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए, ये याद रखना है। कालीबंगा के सभ्यता के कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर, यानी 5 स्तर इसके सामने आए। किसके? कालीबंगा सभ्यता के। यानी प्रथम, फिर आगे खोजा गया द्वितीय, फिर खोजा गया तीसरा, फिर खोजा गया चौथा, या फिर 5वां। इस तरीके से 5 पार्ट आप कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए। इसमें से प्रथम 2 यानी पहला और दूसरा हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है? प्राचीन थे। तो कालीबंगा के प्रथम 2 स्तर है जो हड़प्पा से भी प्राचीन है, और तीसरा, चौथा, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। और तीसरे नंबर की, चौथा नंबर और 5वें नंबर का जो स्तर है, यहाँ से जो सामग्री मिली है वो हड़प्पा सभ्यता जैसी है और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी है। तो इससे ये ज्ञात होता है कि कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा से प्राचीन थी। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता 2 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? यानी हड़प्पा से पहले की और हड़प्पा के समकालीन। प्राक हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा से पहले की सभ्यता कालीबंगा की, और हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा के समकालीन सभ्यता। तो कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बचा हुआ नगर था। तो ये भी याद रखें, कालीबंगा कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। यानी इन सभ्यताओं में से गिने चुने सवाल ही पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सी सभ्यता नगरीय थी, कौन सी ग्रामीण थी। नाम दे देंगे, 3 नगरीय सभ्यता को दे देंगे, कौन सी ग्रामीण है 1 ग्रामीण का दे देंगे। या फिर उसके उत्खननकर्ताओं के नाम, या फिर उनसे स्थान से प्राप्त विशेष वस्तुओं के बारे में पूछ सकते हैं, या उनके मकानों की स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ लकड़ी की नालियाँ कहाँ थी, पक्की नालियाँ कहाँ थी। ये कुछ सवाल हर एग्जाम में रिपीट होके आते हैं। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था, ये याद रखें। कालीबंगा में मकान बनाने की ईंटों को कहाँ पकाया जाता था? धूप में। ये भी सवाल बन सकता है। निम्न में से कौन से स्थान पर मकान बनाने की ईंटें धूप से पकाई जाती थी? तो ये कौन सा हो गया? कालीबंगा। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनसे अवशेष पतले और हल्के हैं। उनके अवशेष कैसे हैं? पतले और हल्के हैं, तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता का क्या है? अभाव है। जो मिट्टी के बर्तन बने वो पतले और हल्के हैं, लेकिन उचित सुंदरता से नहीं बनाया गया, यानी उतनी दक्षता से नहीं बनाया गया। बर्तनों का रंग कैसा है? लाल। कालीबंगा से प्राप्त बर्तनों का रंग कैसा है? लाल, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है। काली और सफ़ेद रेखाओं से चित्रित मिट्टी के बर्तन कहाँ से? कालीबंगा से। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से।
यानी जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें जो एग्जाम में 100% पूछी जाती है, कालीबंगा से कोई भी एक सवाल पूछा जाएगा तो इतने एक पैराग्राफ है छोटा सा, 10 से 15 लाइन का, बड़ी मुश्किल से, इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा आपका। बड़े ही ध्यान से पढ़िए, अगर जो तथ्य याद नहीं है उसे अवश्य नोट कीजिए आप। आगे देखते हैं हम। तो यहाँ से जुते हुए खेत के साक्षी मिले, ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे, यानी 2 फसलें उगाते थे। कहाँ? कालीबंगा। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान यानी जहाँ मृत लोगों को दफनाया जाता है, वो स्थान। यहाँ तो यहाँ से जो शवों की स्थिति मिली है उससे ये ज्ञात हो जाता है कि ये लोग मृत को अंतिम संस्कार में किस तरीके से दफनाते थे। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसी खोपड़ी कहाँ से मिली जिसके छिद्र है? कालीबंगा से। तो इसका मतलब यही है कि 6 छिद्र मिले हैं बच्चे की खोपड़ी से। इससे यही ज्ञात होता है कि ये लोग शल्य चिकित्सा में निपुण थे, यानी ऑपरेशन करते थे, जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। इसे खोपड़ी को क्या माना जाता है कि मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज कालीबंगा काल सभ्यता के लोग जानते थे, यानी काफ़ी विकसित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। जुते हुए खेत के साक्षी मिलते हैं, स्वादान की पद्धतियों को हम लोग बताए, और यहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी भी मिलती है। और ईंटों का प्रयोग होता था मकान बनाने के लिए, और ईंटें तोप में पकाई जाती थी। यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, ये आप याद रखें। लकड़ी की नाली कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। और बेलनाकार मोहर, यानी जो मोहर होती है वो बेलन के आकार की थी। हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। अब हड़प्पा के बाद अपने एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थल पर आते हैं, वो है आहड़ सभ्यता।